So, hello friends, we are starting with the video for the 9th class and यहाँ पे हम सारी रिवीजन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं, मैटर इन सराउंडिंग। सो मैटर इन सराउंडिंग जो चैप्टर है, इस बेसिकली इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो पहले एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या जो हैं, जो ऐसे टॉपिक्स है जो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें हमारे पास जो आ जाएगा, फर्स्ट है प्रॉपर्टीज क्या है मैटर की, और जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की हैं वो वी हैव टू एक्सप्लेन देम विद द यूज ऑफ एक्टिविटी। सो विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें हर जो है हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको उसके साथ एक रिलेटेड एक्टिविटी हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि हमारे पास इवेपोरेशन क्या है, जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एंड वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है या कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड है। एंड देन नेक्स्ट आ जाएगा इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग से। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। नाउ मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब मैटर की हम बात करते हैं, चाहे हम जो हम सांस ले रहे हैं वो हवा, वो मैटर है कि नहीं है। जो हम अगर हम खाना खा रहे हैं वो मैटर में आता है या नहीं आता है। जो हम पानी पी रहे हैं वो मैटर में आता है या नहीं आता है। जो हम जैसे लैपटॉप यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, हम घर पे कोई भी चीज यूज कर रहे हैं तो वो मैटर में आती है नहीं आती है। तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड वॉल्यूम इज काउंटेड एज मैटर। कोई भी जैसी चीज जिसका मास होगा, जिसका वॉल्यूम होगा, उसको हम किस में बोलेंगे, मैटर में। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देख लेते हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। कौन कौन से थे वो? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इनको क्या कहते थे? पंचतत्व। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर आर कॉल्ड एज पंचतत्व। अब जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, अब हम बात करते हैं कि कोई भी जो मैटर है वो कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बेसिस पे अगर हमें क्लासिफिकेशन करनी हो तो 3 कैटेगरीज हैं। वो कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 कैटेगरीज हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिनके इसके बाद भी 2 स्टेट और हैं, 2 स्टेट्स जो हैं। तो बट जो हमारे सिलेबस में वो मेन ये 3 स्टेट जो है स्टेट्स पे बात की जाती है। अब देखिए हमारे पास जो है इसके बाद on the basis of chemical composition matter is classified as pure and mixture। देखिए अगर हम बात करें कि जो उनकी कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, या तो कोई भी मैटर क्या होगा, प्योर फॉर्म में होगा, या कैसा होगा, वो मिक्सचर फॉर्म में होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होगा और मिक्सचर क्या होगा। देखिए प्योर होगा, एग्जांपल लेते हैं हम शुगर की, और 2 एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम शुगर की, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं शुगर एंड सॉल्ट के मिक्स। तो जहां पे हमने शुगर को सेपरेट रखा हुआ है तो वो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस। अगर हमने शुगर और सॉल्ट को मिक्स कर दिया तो वो क्या बन गया, हमारे पास एक तरह का मिक्सचर बन गया। प्योर सब्सटेंस मे बी ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, मिक्सचर मे बी ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस है जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहती है, हेट्रोजीनियस वो है जिनकी कंपोजिशन डिफर हो जाती है। ये आप सेकंड चैप्टर में आप इनको पढ़ोगे अभी। तो अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसी के साथ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होगा? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। जैसे हम बात करें कि हमारा एक क्यूब होता है, जिसको हम क्यूब जो है, तो क्यूब में क्या छोटे छोटे उसके पार्टीशंस होती हैं, तो वो एक पूरा जो है वो क्यूब्स क्या बनाते हैं, मिलके सारा एक पूरा क्यूब बनाते हैं। जो छोटे स्मॉल क्यूब्स होते हैं वो मिलके एक बड़ा बिग क्यूब बनाते हैं। या हम बात करें कि हमारे पास एक वॉल है, और वॉल में एक एक ब्रिक लगी है, एक ईंट लगी हुई है, और पूरी वॉल बनी हुई है। तो वो भी क्या बना रहे हैं, एक तरह से पार्टिकल्स जो हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, मैटर बना रहे हैं। Particles of the matter are tiny, are very tiny. Particles of the matter have space in between them. अब देखिए ये जो पॉइंट है, पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम, यहाँ पे हम ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं। चलिए तो अब हम इसको देख लेते हैं।
अब मैटर जो है, हमने बोला पार्टिकल ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। देन अब हम देख लेते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम। अब यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है, आप एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी ये, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, जैसे अब एक्टिविटी जब आप लिखते हो देन व्हाट यू हैव टू डू। सो वहाँ पे आप लिखोगे कि यहाँ पे आपका एम क्या है इसको करने का, तो वी हैव टू शो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम, ये आ जाएगा हमारी एक्टिविटी का एम। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमें मटेरियल चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, एक बीकर, एक चाहिए हमें स्पैचुला, और एक चाहिए हमें ग्लास रोड, जिससे हम उसको क्या करेंगे, शेक करेंगे। नाउ नाउ टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने पानी फिल किया और उस पानी का हमने लेवल चेक किया कि वो लेवल कहाँ तक है। देन हमने क्या किया, उसमें शुगर ऐड करी। शुगर ऐड करने के बाद हमने उसको क्या किया, स्टर किया, एंड देन स्टिर करने के बाद हमने उसका लेवल फिर से चेक किया। तो जो इसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि पार्टिकल के जो हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस है या नहीं। सो अभी इसको हम इसका देखते हैं। अ, इसी का ही अब यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमारे पास ये आएगा कि वो जो है अ, जो इसका स्पेस था या जो इसका लेवल था यहाँ पे, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होएगा, सेम एज इट इज रहेगा। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या था, स्पेस। तो जो हमने शुगर डिसॉल्व करी वो सारी कहाँ जाके उन्होंने स्पेस ले लिया, वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस थी, जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस थी, वहां जाके जो स्पेस खाली थी वो किसने कवर अप कर ली, शुगर के पार्टिकल्स ने। इसीलिए जो उसका लेवल था वो इंक्रीज नहीं हुआ, जो वाटर लेवल था वो इंक्रीज नहीं हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पे, जो हमारी फर्स्ट थी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, या पार्टिकल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। ये आपकी एक्टिविटी नंबर 2 है, एनसीईआरटी में भी एक्टिविटी है काफी सेम। सो यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, हमारी एक्टिविटी हमें क्या शो करना है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। अब अगर हमें इस करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है तो हम कौन सी एक्टिविटी यूज करेंगे और हम कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं इसको। अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, पहले क्या करेंगे हम, वी हैव टू टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 100 ml ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पे सिंपल क्या करना है, हमने 100 ml का सोल्यूशन बनाएंगे। इसको आप घर पे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो देखिए। अब हमने क्या किया, 100 ml पानी ले लेंगे, उसमें हमने 1 स्पून शुगर ऐड कर दिया। देन उसमें से हम आधा जो गिलास है वो पानी का, दूसरे 50 ml नॉर्मल वाटर लेंगे, 50 ml ये वाला वाटर ऐड कर देते हैं। फिर इसमें से 50 ml लेंगे, इसमें 50 ml नया वाटर फ्रेश वाटर लेंगे, 50 ml इस वाटर को ऐड करेंगे। देन हम अगेन 50 ml ये वाला वाटर ऐड करेंगे, 50 ml फ्रेश वाटर ऐड करेंगे। तो अब आप देखिए जो टेस्ट आपको पानी का यहाँ पे आ रहा होगा वो टेस्ट आपको यहाँ नहीं आएगा। सेम अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट उन्होंने लिया, स्टार्टिंग में उन्होंने 100 ml का सॉल्यूशन बनाया। अब उन्होंने उसमें से 10 ml लिया, 90 ml फ्रेश वाटर 10 ml ऐड किया, इधर से 10 ml लिया, 90 ml फ्रेश वाटर ऐड किया, 10 ml लिया, 90 ml फ्रेश वाटर ऐड किया। तो जैसे जैसे वो उसका कंसंट्रेशन जो है, उसका कलर जो है वो डिफर होता जा रहा है। बट देखिए वही जो 10 ml स्टार्टिंग में लिया था, उससे उसको हम कितना ज्यादा आगे तक उनको जो है वो कलर कर सकते हैं। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल है मैटर के वो बीच में प्रेजेंट है। जो अगर हम यहाँ भी ले रहे हैं तो यहाँ भी पार्टिकल ऑफ मैटर प्रेजेंट है। तो वो एक अगर हम जो है 2 to 3 क्रिस्टल अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के ले रहे हैं, तो बेसिकली वो 500 ml तक वाटर या जो है 1 लीटर ऑफ वाटर तक उसको क्या कर सकता है, वो कलर चेंज कर सकता है। सो dissolve 2 to 3 crystals of potassium permanganate in 100 ml of water. Take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. Take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. Repeat this process 5 to 6 times. So this show that a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water because there are millions of tiny particles in each crystal.
तो आप इसको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही एग्जाम्पल लेनी है, आप अपने तरीके से भी एग्जाम्पल बना के लिख सकते हो, बट ये कि जो भी आप एग्जाम्पल ले रहे हो, जो भी आप एक्टिविटी ले रहे हो, इट शुड कोरिलेट विद योर मैटर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम। अब इसको जो पीछे वाली एग्जांपल थी आप डिटोल के साथ भी कर सकते हो, आपने चाहे आप वहां पे एक स्पून या वन जो कप उसका लिड होती है उसका एक आप डिटोल लीजिए और डिटोल का फिर स्मेल देखते जाइए तो आप देखेंगे कि स्मेल जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है, पार्टिकल ऑफ मेटल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम। वो हमने अभी देख लिया जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी, कि या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ले रहे हैं सॉल्ट ले रहे हैं या हम शुगर ले रहे हैं और उसको डिजोल्व कर रहे हैं, फिर भी ग्लास का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वाटर का लेवल ग्लास में, तो वो कहाँ जा रही है, जो शुगर या सॉल्ट है वो कहाँ जा रही है, तो वो कहाँ जा रही है बिकॉज इट गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। ये जो लाइन है आपकी पार्टिस, because the particles of the salt get into the space between the particles of water। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट जो इसके हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन। सो पार्टिकल जो है मैटर के वो कंटिन्यूस मूव करते हैं। अब इस जो हमारी स्टेटमेंट है, हाउ वी कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट, राइट और रॉन्ग। तो अब हम इस स्टेटमेंट को कैसे शो करते हैं, अब इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट्स सपोज कर लेते हैं इसके लिए कि हमने जो है एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने एक या दो ड्रॉप्स जो है वो रेड या ब्लू इंक की ऐड कर दी और उसको हमने बिना स्टिर किए एकदम बिल्कुल साइड पे रख दी, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। अब कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि वो सारी जो इंक है वो अपने आप जो है क्या हो गई है, स्प्रेड हो गई है पूरे के पूरे बीकर में, और पूरे जो बीकर का कलर है या पानी का कलर है वो चेंज हो गया है। देखिए हमने उसको इंटरमिक्स नहीं किया, वो अपने आप इंटरमिक्सिंग हुई है उसकी। अब देखिए अब ये जो है वो क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो पार्टिकल है मैटर के वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, ये है कि वो हमें दिखते नहीं, बट पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन कंटिन्यूस मोशन। अच्छा अब यहीं से आप एक चीज और समझ लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उनको स्टर नहीं किया, वो अपने आप इंटरमिक्स हुए। सो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। जब दो या दो से ज्यादा हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स हैं, लाइक हमने क्या लिया, हमने जो है अगर हम लेट्स सपोज इंक ले लिया और वाटर ले लिया, तो वो जब आपस में मिक्स हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इस एक्टिविटी को कैसे हम समझेंगे, देखिए टेक आयरन नेल, अ पीस ऑफ chalk एंड रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग them by hammering, cutting or stretching. It is more easier to break the chalk, less easier to break the rubber band, and difficult to break the iron nail. This is because the particle of iron nail are held together by the greater force of attraction than in rubber or in the chalk. ठीक है, अब इसको हम और तरीके से भी देखिएगा, उन्होंने बोला है हम क्या करेंगे, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है कंप्लीट। ऐसे ही हमने क्या लेना, एक हम लेंगे एक आयरन नेल लेंगे, एक हमने चौक का पीस ले लिया, एक हम रबड़ बैंड ले लेंगे। अगर हमें पूछा जाए कि हमें इन तीनों में से किसको ज्यादा इजीली तोड़ना, मतलब जिसको हम इजीली तोड़ सकते हैं और जिसको हम इजीली नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो कौन सा होगा। देखिए जो है हमारे पास चौक है, रबड़ बैंड है और आयरन नेल है। तो अब चौक है उसको भी तोड़ सकते हैं, रबड़ बैंड को भी तोड़ सकते हैं, बट आयरन नेल को तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो वो अब उनके क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं, ज्यादा हैं। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर ज्यादा होंगी बीच में, तो उनके लिए हमें उनको ब्रेक करने के लिए फोर्सेस भी क्या लगानी पड़ेंगी, बाहर से ज्यादा लगानी पड़ेंगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जो पिछली हमारी एक्टिविटी थी उसको अगर हमने यहाँ पे ये जो थी पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूस इन मूविंग, ये आप घर पे भी इसका बहुत इजीली एग्जांपल देख सकते हो। जब भी आप घर में इंसेंस स्टिक लगाते हो, मतलब अगरबत्ती वगैरह लगाते हो, या कोई जब परफ्यूम लगाते हैं हम, तो
वो अपने आप जहाँ से कोई परफ्यूम लगा के इंसान जा रहा होता है तो वो अपने आप जो है उसकी जो अरोमा है वो आता है। तो वो कैसे क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ जो हमारे पास डिफ्यूजन हो रहा है परफ्यूम के पार्टिकल्स का एयर में, या इंसेंस स्टिक जो हम घर में यूज करते हैं उसका एयर में जो है वो डिफ्यूजन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आता है अगर हाई टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है जब हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की, तो टेम्परेचर का क्या फर्क है उस पर। तो देखिए इसमें क्या फर्क पड़ेगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या हो जाएगी, फास्ट। अब वो क्यों होगी फास्ट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की क्या होगी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो इसीलिए उनकी मूवमेंट क्या भी हो जाएगी, फास्ट। जितनी ज्यादा फास्ट मूवमेंट हो जाएगी पार्टिकल्स उतनी जल्दी आपस में इंटरमिक्स करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अगर हमें शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व करना है तो वो हॉट वाटर में इजिली डिसॉल्व होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर में। तो उसका रीजन बिहाइंड यही होगा कि हमारे पास जैसे हॉट वाटर है तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है दो टाइप की एनर्जीज होती हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मूवमेंट वाली एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो स्टेडी स्टेट वाली एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास यहाँ पे जब हम देखें कि हमारे पास अगर हॉट वाटर है तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की क्या होगी, ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उनकी इंटरमिक्सिंग भी क्या होगी, फास्टर होगी विद द अदर पार्टिकल। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे हमने आयरन नील वाली एग्जांपल ली है। अब इसको हम और कैसे बता सकते हैं, हमने क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वाटर की एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे हम टैप ऑन करते हैं और बीच में अगर हम अपना हाथ बीच में अगर पानी के लगा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि जैसे हम जिधर को हाथ कर रहे हैं पानी उस साइड को हो जाना शुरू हो जाए। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या रहते हैं, इन सेम कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में पानी नीचे को बह रहा होता है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर हमने उसकी डायरेक्शन चेंज करी तो वो हो जाती है। तो वह उसी तरीके से जो हमारी एग्जांपल आयरन नेल आय चौक वाली और रबड़ बैंड वाली वो भी उसी तरीके से है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होने की वजह से क्या होती है, वो जो है वो पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी वो देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो हम जो है वो मैटर कौन सी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, वो कौन कौन सी हैं, वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड कौन सी है स्टेट, सॉलिड स्टेट के फंक्शन क्या होंगे, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड के फंक्शन क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है, एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड है उनकी डेफिनेट शेप होती है एंड देन उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। उनके बीच में जो स्पेस है, अब देखिए यहाँ पे अगर पार्टिकल की बात करते हैं तो उनके बीच में स्पेस क्या है, बहुत कम है। सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर होती है सॉलिड की, मतलब वो क्या होते हैं, इजिली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। फिक्स्ड शेप होगी, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, फिक्स्ड बाउंड्रीज होती हैं। अब सॉलिड की यहाँ देखें तो हमारे पास इसकी क्या है, फिक्स्ड बाउंड्रीज है। जैसे हम पेंसिल भी ले रहे हैं तो पेंसिल भी क्या है, एक तरह की, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड बाउंड्रीज हैं। तो ये हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं उनका क्या होता है, फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम एंड बाउंड्रीज। इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस क्या होगा, बहुत कम होता है। तो देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हुआ, कम हुआ। अब अगर स्पेस कम है तो इट मीन्स वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। अगर स्पेस कम होगा तो जो आपस की अट्रैक्शन की पावर है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे देखिए अगर एक दूसरे के साथ लिंक्ड होके कनेक्टेड हुए अगर हैं वो, तो जो इनकी जो मूवमेंट की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि क्लोजली पैक्ड है। अगर क्लोजली पैक्ड है तो उनकी जो मूवमेंट करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
जैसे हम क्या होता है, जैसे हम क्लास में होते हैं तो अगर हम किसी रूम में हैं और वहां पे एक रूम में है लेट्स सपोज 50 लोग खड़े हैं एक रूम में, तो वहां पे मूवमेंट करने की क्या हो जाएगी, मूवमेंट उतनी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी क्योंकि जगह ही नहीं होगी मूवमेंट करने की। तो सॉलिड में भी क्या होता है, जो है वो जो इनकी मूवमेंट है वो रिजिड होती है या रिस्ट्रिक्टेड होती है बेसिकली बिकॉज ऑफ लेस इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है, क्लोजली पैक्ड है, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, ज्यादा होंगी। मूवमेंट मिनिमम होगी, कंप्रेसिबल नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर बीच में स्पेस ही नहीं है तो कंप्रेस वो इजिली नहीं हो पाएंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो पार्टिकल जो हैं या वो कैसे कनेक्टेड है, बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। तो जब क्लोजली कनेक्टेड है इट मीन्स स्पेस बीच में खाली नहीं है, अगर स्पेस खाली नहीं है तो इट मीन्स जो है वो कंप्रेसिबल नहीं होंगे। डिफ्यूजन का रेट, डिफ्यूजन देखिए कब होता है, जब उनके बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। जब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस ही नहीं है तो डिफ्यूजन भी क्या होएगा, बिल्कुल कम होएगा। अब यहाँ पे पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव नहीं करते हैं बट सिर्फ अपनी पोजीशन पे ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी पोजीशन पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये रिजिड के होंगे, रिजिड इट मीन्स नॉन कंप्रेस, बहुत कम कंप्रेसिबल होंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, स्पॉन्ज इज सॉलिड बट इट इज स्टिल कंप्रेसिबल। यहाँ पे जो है सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आता है कि आपके पास, हम जो है स्पॉन्ज को सॉलिड बोलते हैं बट ये कंप्रेसिबल होती है। अब कंप्रेसिबल क्यों होती है, क्योंकि स्पॉन्ज के जो पोर्स होते हैं उनमें क्या ट्रैप हुआ होता है, उनमें एयर ट्रैप होती है। तो जो उसके पोर्स के बीच में एयर ट्रैप होती है उसकी वजह से वो क्या बन जाती है, कंप्रेसिबल सॉलिड। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड। जैसे उसको हम प्रेस करते हैं तो जो ट्रैप हुई होती है एयर उसके इंटर जो पोर्स में वो बाहर निकल जाती है, इसीलिए वो कंप्रेस हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो नेक्स्ट हमारे पास हम क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। Sugar acquire the shape of the container in which it is kept. Still it is called solid. Why it is so? कि शुगर जो है वो जहाँ पे जिस भी हम उसको कंटेनर में ऐड करते हैं वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं, बट हम फिर भी क्या कहते हैं, वो सॉलिड है। अब इसका ऐसा क्यों है, बहुत इजी और बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। तो इसका रीजन देखिए क्या है, बिकॉज जो इंडिविजुअल क्रिस्टल है शुगर का उसकी तो शेप क्या रहेगी, सेम रहेगी। हमने सिर्फ क्या किया है, जो हमने बहुत सारे क्रिस्टल्स थे उनको हमने एक जगह प्लेस किया है, बट जो इंडिविजुअल क्रिस्टल की बात करते हैं कि इंडिविजुअल शुगर पार्टिकल की बात करते हैं तो उसकी शेप तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में ही प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड पे। अब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज है लिक्विड की। सो लिक्विड में क्या है हमारे पास, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। देखिए पानी है, जैसे उनका अपना वॉल्यूम तो होता है बट उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। उनको जिस भी कंटेनर में हम ऐड करते हैं वो उसी कंटेनर की क्या ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस उनके बीच में इंटरमीडिएट होता है ना, मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही कम हो और ऐसा नहीं होता कि बहुत ही ज्यादा हो। तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो ज्यादा होता है, मतलब एज कम्पेयर टू सॉलिड से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब देखिए सॉलिड में क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी बट यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होती है। ये कंप्रेसिबल, जो सॉलिड है वो तो बिल्कुल ही लीस्ट कंप्रेसिबल है, जो लिक्विड है वो लेस कंप्रेसिबल है एज कम्पेयर टू सॉलिड से। रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर हम एज कम्पेयर टू बात करते हैं सॉलिड से तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड से। सॉलिड्स तो डिफ्यूजन शो नहीं करते हैं बट जो लिक्विड्स हैं वो डिफ्यूजन शो वो भी इतना ज्यादा नहीं करते हैं, बट क्या करते हैं वो, अगर हम सॉलिड के कंपैरिजन में बात करते हैं तो वो ज्यादा करते हैं शो। जैसे हम बात करते हैं कि हमने इंक वाली बात की थी, हमने वहां पे डिटॉल वाली बात की थी कि अगर हम रेड या ब्लू इंक ऐड करते हैं एंड देन वी इफ वी लीव इट फॉर फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स देन इट will intermix by each other. So
they show the kind of diffusion, the rate of diffusion is more than but it in the solid. अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, smell of food reaches our nose very easily while we are sitting in the next room to the kitchen. Why it is so? तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, फास्टर होता है. जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमें पता है टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा. काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो इट मीन्स इंटरमिक्सिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, पार्टिकल जल्दी मूव करेंगे. तो जब पार्टिकल जल्दी मूव करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से, जहाँ पे जो कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जहाँ जाएंगे जहाँ पे पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम है. तो इसीलिए वो एयर में मिक्स होते रहते हैं. अब अगर हम बात करते हैं तो जो डिफ्यूजन है वो किस में ज़्यादा होगा, सॉलिड्स में ज़्यादा होगा या गैसेस में ज़्यादा होगा. तो सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत कम होगा बट गैसेस में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है. अब हम बात करें कि हमारे पास टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है डिफ्यूजन पे. तो टेम्परेचर के साथ डिफ्यूजन क्या होएगा, इंक्रीज होएगा एज कम्पेयर टू, मतलब अगर हम हॉट वाटर में लेते हैं तो डिफ्यूजन फास्टर होगा एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर के. चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं. नेक्स्ट जो हमारी स्टेट है या टाइप ऑफ मैटर है तो वो आ गया गैसेस. अब गैसेस क्या क्या होता है, ना उनकी फिक्स्ड शेप होती है ना ही उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. एंड वो किसका स्पेस लेती हैं, गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर. कि उनका जो खुद का ना ही उनकी शेप होती है ना ही उनका वॉल्यूम होता है फिक्स्ड, बट जिस भी कंटेनर में हम रखते हैं वो उसी का ही शेप ले लेते हैं. इंटरमोलिकुलर स्पेस बीच में क्या होगा, बिल्कुल ही स्पेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होंगी, मूवमेंट पार्टिकल्स की मैक्सिमम होगी, कंप्रेसिबल बहुत ज़्यादा होंगे. रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, मोर होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड से. तो अगर हम बात करते हैं कि हमने लिक्विड का और हम बात करते हैं कि गैस और सॉलिड में से डिफ्यूजन किसका ज़्यादा होगा, तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा हमारे पास गैसेस में, डिफ्यूजन ज़्यादा होगा. गैसेस कंप्रेसिबल हैं या सॉलिड कंप्रेसिबल हैं तो गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स किस में ज़्यादा होगी, सॉलिड या गैसेस में, तो गैसेस में ज़्यादा होगी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स किस में मिनिमम होगी किस में मैक्सिमम होगी, सॉलिड्स में क्या होगी, मैक्सिमम, गैसेस में क्या होगी, मिनिमम. स्पेस जो है गैसेस में मैक्सिमम, सॉलिड में मिनिमम. ये आगे आपके पास तीन हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की स्ट्रक्चर्स. तो सॉलिड के पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर, तो यहाँ से हमारे पास ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की जो स्ट्रक्चर है कि सॉलिड में कैसे मॉलिक्यूल जो है वो कनेक्टेड हुए होते हैं, लिक्विड में कैसे होते हैं और गैसेस में कैसे होते हैं. आफ्टरवर्ड हम यहाँ पे देखते हैं जैसे हमारे पास गैसेस में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस जो है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, सॉलिड में सबसे कम है. इस तरह से आप यहाँ पे भी स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की. तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि जैसे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, यहाँ पे बहुत पास है तो स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो गया, स्पेस ज़्यादा है इनके बीच में. तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हो गए हैं. अब यहाँ पे इंटरमीडिएट है लिक्विड वाले में, जो है स्पेस है वो इंटरमीडिएट है. अब हम नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं इसी के साथ, जो नेक्स्ट हमारी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो स्टेट है वो कैसे चेंज होती है. तो जब सॉलिड है उसको हम हीट करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. जैसे हमने आइस क्यूब लिए, आइस क्यूब्स को हमने हीट किया वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड्स में. और जब हम लिक्विड्स को चेंज करेंगे या हीट करेंगे लिक्विड को, पानी को गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में. तो वो किस में हो गया, गैसेस में. वैसे ही when a gas is cooled it changes into liquid and when liquid is cooled it changes into solid. अब यहाँ पे देखिए जैसे हम गैस को कूल करते हैं, किसी भी गैस को कूल करते हैं वो किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में. और जब उस लिक्विड को हम कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में. अब यहाँ पे अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वाटर में चेंज होएगी
वाटर को चेंज करते हैं, हीट करते हैं तो स्टीम में चेंज होएगा। स्टीम को हीट करते हैं या कूल करते हैं, स्टीम को कूल करते हैं तो वो वाटर में चेंज होएगा। वाटर को कूल करते हैं तो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड टू सॉलिड। आइस में से देख सकते हो आप इंटरमोलिकुलर स्पेस कितना है, किस तरह से है। यहाँ पे उसके बाद पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट। वाटर में चेंज हुआ तो पार्टिकल्स आर मूव फास्टर एंड फर्दर अपार्ट। बॉइलिंग में किया तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अपार्ट एंड मूव वेरी क्विकली एंड रैंडमली। जो बॉइलिंग में किया तो किस में कन्वर्ट हो गए, स्टीम में। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेल्टिंग। अब यहाँ पे है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल बिगन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड एंड बिगिन टू मूव फ्रीली। अब जैसे हम सॉलिड को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जैसे पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो और फ्रीली मूव करना शुरू करेंगे। अब जैसे ही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुंचेगा वहां पे क्या होगा, सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं और क्या बोलते हैं, फ्यूजन। कि एक पॉइंट पे आके, उस टेम्परेचर पे आके एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर होगा जहां पे जो सॉलिड स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट में। तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारे पास है, हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक टर्म आती है और इंपॉर्टेंट टर्म है। वो क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब वो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ यूज किया जाता है, हम 1 kg ऑफ सॉलिड को अगर हमने कन्वर्ट करना हो लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट पे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब कि हमारे पास अगर 1 kg सॉलिड आइस है और उसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उस टाइम पे हमें जितनी एनर्जी चाहिए सॉलिड से लिक्विड में लेके जाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कि हमने हमारे पास, हम टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना है बट हमें इसको कन्वर्ट भी करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जितनी एनर्जी हमें लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया बॉइलिंग। अब बॉइलिंग के साथ देखिए, मेल्टिंग जब थी तो मेल्टिंग के साथ कौन सी हीट रिलेटेड थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी मेल्टिंग के साथ। और जब हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग की तो बॉइलिंग के साथ कौन सी हीट रिलेटेड है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब बॉइलिंग क्या होता है, जब हम कन्वर्ट किया, हमने सॉलिड से पहले कन्वर्ट किया लिक्विड में, अब लिक्विड को हम फर्दर हीट करते हैं तो पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे। अब जब फास्ट मूव करेंगे पार्टिकल तो जो है वो लिक्विड है वो बॉयल करना शुरू करेंगे और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और या गैशियस स्टेट में चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके पास कि जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिनन है या सरफेस फिनोमिनन है। तो देखिए इवेपोरेशन जो है वो सरफेस पे होगी, बॉइलिंग देखिए वो सेंटर से चलती है, तो वो क्या है, एक बल्क फिनोमिनन है। अब टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉयल इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जिस टेम्परेचर पे चीज मेल्ट होगी वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज बॉयल होगी वो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। और हम स्केल क्या यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन। ये हम स्केल कौन सी यूज करते हैं, टेम्परेचर चेंज को नोट करने के लिए। टेम्परेचर की हमारे पास 3 स्केल है, हमारे पास है डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फारेनहाइट। तो हम जो है यहाँ पे देखिए 100 डिग्री सेल्सियस वो किसके इक्वल होगा, 373 केल्विन के इक्वल। अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस तो वो किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के इक्वल। अब हम बात करते हैं इसी के साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। तो अब यहाँ पे फ्यूजन में हमें किस लिए चाहिए थी एनर्जी, हमें जाना था सॉलिड से लिक्विड में। अब वेपोराइजेशन की एनर्जी हमें किस लिए चाहिए, जब हमें जहाँ जाना है लिक्विड से गैशियस फॉर्म में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब यहाँ पे है वही है कि हमें यहाँ पे कितनी एनर्जी एक्सटर्नल चाहिए कि हमें जो लिक्विड है उसको कन्वर्ट करना है गैसेस में, तो उस टाइम हमें जितनी एनर्जी चाहिए, जितना हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन।
जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूलर मोशन पे सॉलिड के, लिक्विड के, गैसेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे सॉलिड्स को कोल्ड होंगे या हॉट होंगे। अब देखिए दो कंडीशंस हैं, जब हमारे पास टेम्परेचर कम है तो वो कोल्ड कंडीशन है, जब टेम्परेचर ज्यादा है तो हॉट कंडीशन होगी। टेम्परेचर कम होगा तो वो पार्टिकल्स क्या होंगे, इंटरलिंक्ड होंगे, स्पेस कम होगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, पार्टिकल फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे। पार्टिकल जो हम फास्ट मूव करेंगे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज हो जाएगी। लिक्विड की बात करते हैं तो जैसे देखिए कोल्ड में क्या थे, वो आपस में कोरिलेटेड हैं। यहाँ पे जब हॉट हुआ तो क्या हो गया, स्पेस उनके बीच में ज्यादा क्रिएट होगी। इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉट में जो कोल्ड में किसी भी चीज को डिजोल्व करना जो है वो डिफिकल्ट होता है या थोड़ा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू हॉट से। तो हॉट में डिजोल्व करना इजी क्यों होता है, बिकॉज इंटरमोलिकुलर स्पेस बीच में ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हमें डिजोल्व करना इजी होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है हमारे पास, इट इज द चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब यहाँ पे जब हम क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं स्टेट को, कहाँ से कहाँ, सॉलिड टू डायरेक्टली जा रहे हैं हम गैस में, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। जैसे आपने देखा होगा नैप्थलीन बॉल्स होती हैं घर पे, तो नैप्थलीन बॉल्स क्या होती हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड से कन्वर्ट हो जाती हैं गैसेस में विदाउट गोइंग इन द लिक्विड स्टेट। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। अब कैम्फर है, जैसे कपूर जो होता है घर पे, या अमोनियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं, तो जब उसको हम हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स की फॉर्म में। तो वेपर्स जब कूल करते हैं तो किस में वापस आ जाता है, वो सॉलिड में विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। अब हमने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड लिया सॉलिडिफाइड, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड लेंगे चाइना डिश में, हीट करेंगे। हीट करने के बाद उसको क्या करेंगे, उसके जो वेपर्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हमने इन्वर्टेड फनल लगाई है, यहाँ पे हमने ऊपर कॉटन लगा दी है कि वो वेपर जो है वो वेपरेट ना हो। तो यहाँ पे जो इसकी साइड्स हैं वहां पे सॉलिडिफाइड क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि सब्लिमेशन जो है वो किस तरह से अमोनियम क्लोराइड में होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। अब यहाँ पे आता है कि हमारे पास व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द गैस पार्टिकल कम क्लोजर एंड द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं गैसेस की, हमने सॉलिड और लिक्विड की बात करी तो वहां टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, और जब हम बात कर रहे हैं गैसेस की तो यहाँ प्रेशर का इफेक्ट आएगा। जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैसेस जो पार्टिकल हैं वो क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और लिक्विफाई हो जाएंगे। We can liquefy the gases by applying pressure and reducing the temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो भी क्या हो जाएगी, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। compressed solid carbon dioxide is called as dry ice। सो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो कंप्रेस्ड गैस होती है, कंप्रेस्ड सॉलिड जो कंप्रेस्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, सो कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। So if the pressure is reduced, it changes directly into gas without coming into liquid state। So हम इसीलिए क्या है, जितने भी जैसे कॉन्सर्ट वगैरह में यूज होती है तो वहां पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, बिकॉज उसमें अगर जैसे प्रेशर कम किया जाता है तो वो डायरेक्टली किस में चली जाती है, गैसियस स्टेट में, ना कि लिक्विड स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में अगर लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब देखिए सॉलिड में प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, लिक्विड में थोड़ा सा कम फर्क पड़ता है और गैसेज में प्रेशर का बहुत फर्क पड़ता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स की। जो ये तीनों स्टेट्स हैं वो आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट होती हैं। तो देखिए इंटर कन्वर्ट का वही आ गया जो हमने अभी पढ़ा है, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो फ्यूजन, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो वेपोराइजेशन, गैस से वापस सॉलिड में जाएंगे तो सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में आएंगे तो कौन सी है, सब्लिमेशन, लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो क्या है, सॉलिडिफिकेशन, गैस से लिक्विड में जाएंगे तो क्या है, कंडेंसेशन। तो ये आपका इंटर कन्वर्जन का चार्ट आ गया। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या है हमारे पास, इट इज द चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन।
अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो लिक्विड स्टेट जो है बिना टेम्परेचर चेंज किए, हम बात करें कि हमारा जो है हम यहाँ पे बॉइलिंग में टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, बट इवेपोरेशन में बॉइल जो है बॉइलिंग का या टेम्परेचर का कोई जो इफेक्ट जो है वो हम एक्सटर्नल हम खुद से टेम्परेचर अप्लाई नहीं करते हैं या कोई भी हम बाहर से हीट नहीं देते हैं। तो चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये नहीं होना चाहिए कि उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब सपोज किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री और हम अगर देख रहे हैं कि 85 पे, तो 85 पे उसका इवेपोरेशन नहीं होएगा, वो उसका बॉइलिंग काउंट होएगा। अगर हम 75 पे देख रहे हैं तो वो क्या होगी, इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन किस तरह का फिनोमिनन है, सरफेस फिनोमिनन है। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन एनफ एनर्जी फ्रॉम द एनवायरमेंट टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंजेस टू वेपर स्टेट। वो जो है वो पार्टिकल जो है जो सरफेस पे पार्टिकल होते हैं पहले वो इवेपोरेट होते हैं, देन नेक्स्ट लेयर ऑफ द पार्टिकल इवेपोरेट होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेयर जो पार्टिकल्स की बनी होगी पहले वो इवेपोरेट होगी, देन सेकेंड लेयर इवेपोरेट होगी। अब यहाँ पे बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। Rate of evaporation depend upon the surface area, temperature, humidity and wind speed। कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, तो जैसे सरफेस एरिया। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम एक कप में पानी ले रहे हैं और एक हम पूरे जो है वो प्लेट में पानी ले रहे हैं, तो इवेपोरेशन कहाँ फास्ट होएगी, प्लेट में। क्यों, क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है। और मतलब सपोज चाय ठंडी करनी है हमें, तो चाय ठंडी कप में जल्दी होएगी या हमारे पास प्लेट में ज्यादा जल्दी ठंडी होएगी, तो वो प्लेट में जल्दी ज्यादा ठंडी होएगी बिकॉज सरफेस एरिया ज्यादा है। ज्यादा जो है वो एनर्जी लेके पार्टिकल्स जो है वो हीट के जो हीट है वो वहां से सरफेस पे जो है वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा सकती है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। अब देखिए जैसे मतलब सर्दियों में बात करते हैं और गर्मियों में बात करते हैं, तो गर्मियों में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू सर्दियों से, तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो उतना ही फास्ट हो जाएगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। देखिए जो इवेपोरेट हो रहा है पानी वो कहाँ जाएगा, हमारे इन्वायरमेंट में, मतलब हमारे सराउंडिंग में। अगर सराउंडिंग में पहले ही ज्यादा है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, तो अगर वाटर वेपर पहले ही ज्यादा है तो उसमें जो वाटर वेपर लेसपोज कपड़े के सरफेस से जाने हैं तो वो क्या कम जाएंगे, तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विंड स्पीड अगर इंक्रीज हुई तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए पंखे के नीचे जब कपड़े सुखाए जाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम नॉर्मली हम जो है वो डालते हैं, तो उससे बेटर क्या होता है कि वो जो सरफेस एरिया जो है वो फर्स्ट लेयर को इवेपोरेट कर देती है। विंड आएगी वो हवा के साथ फर्स्ट लेयर रिमूव हो जाती है पार्टिकल्स की, जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं, देन सेकंड लेयर जाती है। इसी तरह से विंड स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से इवेपोरेशन आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे हाई एनर्जी evaporating, medium energy pulled back into water, lower energy remain as a liquid। So evaporation causes cooling। यहाँ पे दो आपके पास important questions हैं। When a liquid evaporates, the particles of liquid absorb heat from the surrounding and evaporate, so the surrounding become cold। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो लोग हैं वो सर्दियों में गर्मियों में पानी क्यों डालते हैं छत के ऊपर या वहां पे अपने फर्श पे, या जो है वो पानी क्यों डालते हैं, तो उससे क्या होता है, और वहां पे ठंडा होता है पानी डालने से, तो क्या होता है जो सरफेस पे हीट होती है उसको पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेट हो जाता है, और वहां पे क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। समर्स में वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन स्वेट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड मेकिंग बॉडी कूल। Wearing cotton clothes in summer keep us cool because cotton clothes absorb sweat and when sweat evaporate। जब देखिए जैसे अब क्या करेगा, हम जो है हमें जो है स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग क्या होती है, जब स्वेट इवेपोरेट होता है तो वो कूलिंग आती है बिकॉज वो हीट हमारी बॉडी से जो है वो अब्जॉर्ब करता है, तो इस तरह से वो इवेपोरेट होता है। अब जो एयर फिल्टर है, जो हमारा जो डेजर्ट कूलर होता है, वाटर टैंकर की बात करें, यहाँ पे कूलर की बात करिए, तो वो फिल्टर क्या ले रहा है, एयर ले रहा है, वाटर मिक्स हो रहा है और साथ में क्या कर रहा है वो
हमें दे रहा है, जो है वो कूल एयर दे रहा है। हाउ इवेपोरेटिव कूलिंग वर्क। वार्म एयर आई, वाटर लिया, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वार्म एयर को कन्वर्ट कर दिया कूल एयर में, तो वो किससे हुआ, जो है वो वाटर के वेपर्स को एब्जॉर्ब करके। डेजर्ट कूलर भी देखिए कैसे काम करता है, क्योंकि वो क्या करेगा, वहां से जो यहाँ पे फिल्टर लगा होगा, फिल्टर क्या करेगा, एयर को लेगा, यहाँ से वाटर मिक्स होएगा एंड देन कूलिंग देगा वो। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आर सराउंडिंग। नेक्स्ट इसी की वीडियो में डालेंगे, जब हम वहाँ पे सारे रिटर्न नोट्स जो हैं वो रिटर्न नोट्स के थ्रू ही वीडियो सारी डिस्कस की जाएगी। सो थैंक यू, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, थैंक यू।